हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? आज चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 8 का टॉपिक है जर्नल। मैं कहूँ आपको तो अकाउंटेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज तक जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, समझ लो उनके पीछे का मकसद यही था कि इस चैप्टर को समझना है। जितने चैप्टर समझाए, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी चैप्टर्स पास्ट में पढ़ा चुके हैं, सबका अल्टीमेट मकसद यही था कि कैसे जर्नल एंट्री को समझा जाए। जब इतनी मेहनत आपने पास्ट में की है इस चैप्टर को समझने के लिए और सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपने डेवलप कर लिए हैं, तो अब क्यों ना इस चैप्टर को पढ़ा जाए और क्यों ना बड़े आराम से इस चैप्टर को हैंडल किया जाए। मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर को समझने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जितने भी फैक्टर्स चाहिए, उसमें से बहुत सारी बातें पिछली क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको बहुत बातें इस चैप्टर में समझने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर को यूँ बता सकता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस कि जैसे इंग्लिश सीखने के लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको काउंटिंग की ज़रूरत है, सिमिलरली अकाउंटेंसी सीखने के लिए क्या चाहिए आपको? जर्नल एंट्री की ज़रूरत है। अगर जर्नल एंट्री आपको नहीं आता है तो समझ लो अकाउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैंने क्या कहा कि आज तक मैंने जितने चैप्टर्स पढ़ाए उन चैप्टर्स का सबका मकसद यही था कि जर्नल एंट्री सीखना है, और जर्नल एंट्री को सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया है। जैसे मैंने इमीडिएटली चैप्टर की बात करूं, अगर चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ाया था। चैप्टर 7 में मैंने क्या पढ़ाया था? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अभी एक्चुअली मैंने सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात थोड़ा फास्टली कर सकता हूँ मैं आपसे। सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ाया था। सोर्स डॉक्यूमेंट का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट में जाइए, कुछ भी परचेज करके लाइए तो आपको साथ में बिल ज़रूर मिलता है। वो बिल एक दुकानदार आपको भी देता है, उसका फ़ोटोकॉपी अपने पास भी रखता है। आप घर आते हैं, उस बिल को संभाल के रखते भी या नहीं भी रखते हैं आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, उसकी कोई वारंटी वारंटी मिलने वाली है तो बिल संभाल के रखते हैं। अगर कोई सिंपल सामान है तो फिर बिल की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन एक दुकानदार के लिए वो बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बिल उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। आप उधार परचेज करते हो तो अलग बिल मिलता है, कैश में परचेज करते हो तो अलग बिल मिलता है, एंड अलग अलग तरह के बिल्स होते हैं जो आप किसी भी बिजनेसमैन से डील करते हैं तो आपको इशू करता है। वो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्या होती है? जर्नल एंट्री पास होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे समझना है, ये बातें तो चैप्टर 7 में हो चुकी है। अगर आपको दिक्कत है तो आप दोबारा जाके चैप्टर 7 को पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इस चैप्टर का नाम इसलिए यहाँ पे लिया है कि उसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर आपको सोर्स डॉक्यूमेंट का सारा मीनिंग पता है तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर 7 जाइए। अभी तत्काल आप मान कर चलिए कि आपको आता है और मुझे सिखाना कि अभी आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री सिखाना है। आइए जी बच्चों, देखिए मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने बुक में कोई एंट्री पास करेगा तो ऐसे हवा में एंट्री पास नहीं कर सकता है। उसके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप बिजनेसमैन हो, आपके यहाँ से मैं कोई मशीन परचेज करके लाता हूँ अपने घर के लिए, आप मुझे बिल दोगे, उसका फ़ोटोकॉपी अपने पास भी रखोगे, और वो जो बिल आपके पास है, फ़ोटोकॉपी उसकी या ओरिजिनल, सॉरी आपके पास फ़ोटोकॉपी हो सकती है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री पास करोगे। तो वो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट था। कोई ना कोई प्रूफ जरूर होना चाहिए, जिस प्रूफ के आधार पर क्या होता है? जर्नल एंट्री पास होती है। आइए जी, तो इस चैप्टर का मकसद है कि आपको जर्नल एंट्री सिखाना। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे जर्नल। क्या हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पे? जर्नल। देखिए मैं देख सकता हूँ कि आपके बुक में जर्नल के बारे में बहुत थ्योरेटिकल बातें की गई है, लेकिन मैं बताऊँ आपको, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट 90% क्या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी तो थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है। अगर थ्योरी नहीं सीखेंगे तो न्यूमेरिकल्स की बातों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बाय एंड लार्ज अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ व्हाट? न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल ही करना है, लेकिन कुछ कुछ बातें थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक दो दो लाइन आपको डिस्कस करते चलता हूँ आपके साथ। देखिए, जहाँ पे आप जर्नल कहते हैं करते हैं उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसको कहते हैं, ये इसका एक नाम है।
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले आप एंट्री यहीं से शुरुआत करते हैं, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कही जाती है। ठीक है, जर्नल के हेल्प से हम क्या बनाते हैं? जब मेरा जर्नल बन जाता है तो जर्नल के हेल्प से हम लेजर बनाते हैं, और जब लेजर बनाएंगे तो देखना क्या, लेजर को क्या बोलेंगे हम? इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। हालांकि ये बात मुझे कब करनी चाहिए? जब मैं लेजर करा था, लेकिन एक दो सेंटेंस कहीं लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं? जो दो तरीके से पास करते हैं, देखना। एक तो ऐसा करते हैं कि सब कुछ हम जर्नल एंट्री एक ही साथ पास कर देते हैं, उसको बोलते हैं वन जर्नल। एक बुक्स बनाते हैं, उस बुक्स में सारे एंट्री पास करते जाते हैं, उसको बोलते हैं वन जर्नल। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेपरेट जर्नल्स होते हैं। समझिए, बेसिक्स बातें 5 मिनट, उसके बाद टोटली न्यूमेरिकल स्टार्ट। वन जर्नल मतलब ये हुआ, एक बुक उठाओ 100 200 500 पेज का अपने बिजनेस के हिसाब से, और एंट्री पास करते जाओ। सेपरेट जर्नल क्या होता है कि एक बुक से काम नहीं चलेगा, छोटे छोटे अलग अलग बुक्स बनाओ और पर्टिकुलर टाइप की एंट्री पर्टिकुलर बुक में करो। अभी इसके बारे में बात होगी। ठीक है, जब सेपरेट जर्नल्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग बुक्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। अलग अलग जर्नल एंट्री पास करते हैं, अलग अलग बुक्स में स्पेशलाइज्ड एंट्री के अलग अलग एंट्री होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको सब्सिडियरी बुक बोलते हैं। ये इसके बारे में बात होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, इतने सारे सब्सिडियरी बुक्स नहीं बनाते, वो एक साथ जर्नल कर लेते हैं, वन जर्नल कराता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हर चीज़ का अलग अलग स्पेशलाइज्ड जर्नल का स्पेशलाइज एंट्री पास करेंगे, तो उसको क्या करना पड़ता है? सब्सिडियरी बुक्स भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है सर, ये थोड़ी थोड़ी इसकी थ्योरेटिकल बातें थी। अब आप कुछ देर इंतजार कीजिए, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स पे। जर्नल की बुक को हम डे बुक भी कहते हैं। जर्नल बुक को हम डे बुक भी कहते हैं। ये सब बात आप अपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्टिव में छोटी छोटी बातें पूछता है, कोई टीचर भी पूछ सकता है आपको, बताओ जर्नल बुक में और डे बुक में क्या डिफरेंस है, तो तुम क्या कहोगे? सर दोनों सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। कभी भी आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि जर्नल एंट्री का डेफिनेशन लिखो, कभी नहीं आता है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री से संबंधित कौन कौन से टर्म्स हम बार बार इस्तेमाल करेंगे? एक टर्म्स तो इस्तेमाल करेंगे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि इसका नाम ही यहीं रखा हमने, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एक वर्ड तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस्तेमाल करोगे सर? दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे जर्नल एंट्री। इसी बुक में क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री पास करेंगे, और जर्नल एंट्री पास करने को हम क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल एंट्री पास करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जर्नल एंट्री पास करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। उसको जब फिर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू लेजर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पोस्टिंग कहते हैं। ट्रांसफ़र टू लेजर क्या बोलते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। ट्रांसफ़र टू लेजर को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपको याद रखना चाहिए। मैं अभी जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूंगा ये सारे टर्म्स। बताइए मैंने क्या क्या बात की? मैंने बात की सोर्स डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनाएंगे, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में क्या करेंगे हम? जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और उसको बाद में अगर लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या कहलाएगा? पोस्टिंग कहलाएगा। चलिए मैं पूछता हूँ आपसे, जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफ़र करने को क्या बोलते हैं? बोलो जी बच्चों, बोलो ना। सर उसको पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल एंट्री पास करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और जिस बुक में जर्नल एंट्री पास करते हैं उस बुक का नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसका दूसरा कोई नाम बताओ? डे बुक। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? या तो वन जर्नल में सारा कुछ एक साथ कर लो, एक ही बुक में एक ही टाइप से कर लो, या फिर सब तरह के एंट्री के लिए अलग अलग बुक बनाओ। दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स। मज़ा आ गया? एकदम मज़ा आ गया। आपके दिमाग में कहानी सेट हो गई तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, पक्की बात।
कुछ बातें समझ में नहीं आई, जैसे सब्सिडरी बुक क्या होता है सर, तो वेट करो, अभी सब्सिडरी बुक तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे आपको, तो चिंता किस बात की है। होता क्या है ना कि जब भी आप कोई मैच भी खेलते हो तो मैच खेलने से पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो ये छोटी छोटी वार्म अप हो रहा है। अब ये चैप्टर तो बहुत चलेगा, बहुत क्लासें लगेगी इसमें, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा, अभी समय लगेगा इस चैप्टर में। तो जब इस चैप्टर में अभी कितनी क्लासेज, 5 6 7 क्लासेज भी लग सकती है, तो क्यों ना पहले क्या किया जाए, कुछ वार्म अप किया जाए, मैच खेलने का वार्म अप। यस सर, बस ये एडवांटेजेस लिमिटेशंस ये सब कोई काम का आपका नहीं है, ये सब इस चैप्टर में से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इतने सारे चीज़ होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जनरल एंट्री हमेशा ना क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये मैं लिख देता हूँ कहीं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जनरल एंट्री जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये होता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, क्रोनो ये होता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं सर ये, देखो क्रोनोलॉजी मतलब जानते हो क्या होता है, टाइम के हिसाब से, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि पहले मार्च की एंट्री पास कर दिए फिर बाद में जनवरी की एंट्री पास की, नहीं। आप ये बताओ कि अगर आप 10 फ्रेंड्स हो, 10 फ्रेंड्स हो, उसके बर्थडे जो है ना एक के बाद एक आता है, तो ऐसा कर सकते हो क्या कि अपनी डेट पे दूसरे की बर्थडे मना लो, दूसरे डेट पे उसकी मना लो, ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं। जिसका बर्थडे पहले आएगा उसका पहले मनेगा, जिसका बाद में आएगा उसका बाद मनेगा। तो आपने क्या किया, एकदम टाइम सीक्वेंस मेंटेन किया है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आप अपनी ज़िंदगी में भी इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी जो हिस्ट्री होता है, जो आप पास्ट के हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर प्रेजेंट के पढ़ते हैं, तो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। सिमिलरली जनरल एंट्री भी क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, सीक्वेंस वाइज होते हैं, टाइम के हिसाब से होते हैं। बिल्कुल सही बात। बस और क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है अभी 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 आपको बताएंगे ही बताएंगे, तो चिंता नहीं करना है इसके बारे में। चलिए जी, आ गया वो टाइम जब क्या करेंगे हम, अब क्वेश्चंस करेंगे। आइए, आपको पता है कि हम अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन से काम शुरू करेंगे। अब आप कहोगे सर आप इलस्ट्रेशन से क्यों काम शुरू करते हो, देखो हमें तो इलस्ट्रेशंस अनसॉल्व कोई भी पूछ लो, कहीं से ही पूछ लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कितने साल पढ़ाते हुए हो गए, ये कोई बड़ी बात भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए। लेकिन बात ये होती है कि जब मान लो मैं एक सवाल मैंने आपको कराया और मैं दूसरा सवाल आपको करने दिया, आप घर में बैठ गए, आप नहीं कर पाए, कहीं बीच में अटक गए। लेकिन इलस्ट्रेशंस में क्या होता है कि अगर आप नहीं कर पाए तो आप बुक से भी क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। बुक भी अ काइंड ऑफ टीचर ही तो है आपका, आप ले सकते हो हेल्प। नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से पूछ सकते हो। अगर मैं टोटली अनसॉल्व क्वेश्चन दे दूँ ना, तो क्या होगा ना कि पूरी डिपेंडेंसी आपकी मेरे ऊपर आ जाएगी। लेकिन इसलिए मैं 10 12 15 क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन करा देता हूँ, फिर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन भी करता हूँ। तो ये पूरी कहानी हमारी है, इसलिए और कोई खास बात नहीं है। अदरवाइज क्वेश्चन तो कोई भी कर लो, मेरे करने के बाद अगर मैं आपको 2 3 4 क्वेश्चन करने दूंगा, आप घर में अगर बुक से हेल्प से भी करते हो, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप कर रहे हो, आपको आ रहा है, आप सीख रहे हो, मेरे सीखते हो, बुक से सीखते हो, या मेरे और बुक दोनों से सीखते हो, तो अल्टीमेट मकसद क्या होना चाहिए, सीखने का होना चाहिए। तो 4 5 क्लास तो सीखने में लगा दो, उसके बाद उसको इस्तेमाल कहाँ करो, अनसॉल्व क्वेश्चन करने में इस्तेमाल करो। अगर डे 1 में ही आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पकड़ा देंगे ना, अगर सवाल नहीं बनेगा ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इसीलिए मैं सीक्वेंस वाइज काम करता हूँ। आइए सबसे पहला सवाल करते हैं। आपके पास बुक होना चाहिए, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 और ये है आपका पेज नंबर 8.10। मज़ा आएगा देखना, बड़े आराम से सवाल करेंगे, बेसिक सवाल है। अभी जनरल एंट्री का फॉर्मेट की बात मत करो, अभी बस समझो। देखो जनरल एंट्री जब हम पास करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम से पास करेंगे, याद रखना इस बात को, ये पहले भी बता चुका हूँ कई बार। और बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पास करेंगे। ये सब बात मैं कभी भी मौका चुकता नहीं मैं बताने का, मैं क्योंकि ये सब बात इतना बार बताता हूँ ना बच्चों को कि रट जाता है। डबल एंट्री सिस्टम से पास करेंगे, जिसमें अब हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है। बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस के बुक में पास करेंगे। फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए ट्रांजैक्शंस का, ये होना चाहिए। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे, प्लीज़ होल्ड ऑन।
देखो, इन सब बारे में बताने के पीछे मेरा मकसद क्या होता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये सब चीज़ लिख देता हूँ बार बार, क्योंकि ये छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं 3 बार 4 बार किसी किसी बहाने से डिस्कस करता हूँ तो बच्चों के दिमाग में क्या होता है, सेट हो जाता है। और अगर कोई बच्चा सोचता है कि यार ये सब क्या फालतू चीज़ पढ़ना है, ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे ये सब चीज़ ना, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ेंगे तो भी मैं आपको जनरल एंट्री सिखा सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, दो तरह से सीखना होता है। एक होता है कि आप मैकेनिक्स बन के सीख गए, एक होता है आप इंजीनियर बन के सीख गए। तो मैकेनिक्स तो ठोक बजा के कुछ ठीक कर ही देता है, लेकिन इंजीनियर क्या होता है, दिमाग लगा के ठीक करता है। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से दिमाग लगा के लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज आपके पास हो, एकदम ढंग का नॉलेज हो जो किसी को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। काम चलाओ पढ़ाई तो काम चलाओ ही होता है, सीधी सी बात है सर। आइए देखिए, दूसरी बात, इससे पिछले से पिछला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको, आपको याद होगा कौन सा चैप्टर था, 6 था। उसमें क्या पढ़ाया था, 6 में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ काम देगा आपको, एग्जैक्टली वही। अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको आता है तो फिर समझ लो आता है। याद करो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बताया था आपको। एक मेथड नहीं, कई मेथड से समझाया था। आप याद कीजिए, आपको कई मेथड से बताया था। कौन कौन से मेथड सर? एक ट्रेडिशनल मेथड से बताया था, दूसरा मैंने अमेरिकन मेथड से बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड भी कहते थे, जो मॉडर्न अप्रोच भी था, जो मॉडर्न अप्रोच भी था। और तीसरा मैंने आपको बताया था लेन देन मेथड, जो एक आम भाषा की मेथड है, ऐसा कोई नहीं बुक में लिखा हुआ है, ये समझने के लिए था, लेन देन मेथड। जनरली कई लोग क्या होते हैं, इस तरीके से भी एंट्री पास कर देते हैं। तो ये मैंने सारे तरीके से आपको घुमा फिरा के सब कुछ समझाया था, और कितनी क्लासें लगाई थी। अगर वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर आपको आता है ना, तो समझ लो जनरल एंट्री आपके लिए क्या हो गया, 60-70% तो हो गया। यस सर। आइए जी बच्चों, सारे सामग्री, सारे हथियार मैंने इकट्ठा कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो ज़रूरत की चीज़ थी मैंने आपको दे दिए। अब चल के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से। देखिए पहला पॉइंट क्वेश्चन का क्या कहता है, ये भी याद रखना कि अभी मैं पहला सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो भी मैं इनफॉर्मली बता रहा हूँ आपको, कैजुअली समझा रहा हूँ। फॉर्मल तरीके से एंट्री सिखाऊंगा मैं 2-3 एंट्री के बाद से, जहाँ मैं प्रॉपर फॉर्मेट बनाऊंगा, उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन सब कुछ लिखूंगा, और तब बताऊंगा कि बच्चे आपको एग्जामिनेशन में ऐसे करके आना है। अभी बस समझ लो कैजुअल तरीके से, बस कॉन्सेप्ट तो वही होगा, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं करूंगा क्योंकि आज पहली क्लासेस की है। देखिए जी बच्चा, पहला पहला इलस्ट्रेशन का पहला एंट्री क्या कहता है, इसको हम एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंट्री। जितने भी ट्रांजेक्शन आपके पास होंगे वो पहला एंट्री होगा, सेकेंड एंट्री होगा, थर्ड एंट्री होगा। तो ये एंट्री है। क्या है सर? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,50,000 इन कैश। क्या बात है। देखिए, जब इस तरह के सवाल, इस तरह के एंट्री आपके पास आते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले इन सारे कॉन्सेप्ट पे इसको तौलना है, इसको मेजर करना है। क्या ये फाइनेंशियल नेचर का है? ऑफ कोर्स है। हर एंट्री को मत करना, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस दे रखे होंगे ना, जनरली सभी क्या होंगे, फाइनेंशियल नेचर के ही होंगे। लेकिन आपके दिमाग में एकदम से क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल नेचर है क्योंकि 1,50,000 की बात कर रहा है, ऑफ कोर्स है। बिजनेस की बुक है क्योंकि बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल से हो रहा है, और डबल एंट्री सिस्टम से पास करेंगे। तो सारे थ्योरी को, सारे कॉन्सेप्ट को ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो आइए देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम से कैसे एंट्री हम पास करेंगे। मैंने कहा था मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ लिखूँगा बिजनेस, फिर मैं 2 लाइन ड्रॉ करूँगा, और दोनों लाइन एक जगह क्या लिखूँगा, मैं देखता हूँ क्या क्या इफेक्ट है, पहले 2 इफेक्ट में ढूंढूंगा इसका। मैंने बिजनेस क्यों लिखा, क्योंकि एंट्री किसके बुक में पास करनी है, बोलो ना, एंट्री किसके बुक में पास करनी है, बोलो। मैं अब बोल ही नहीं सकता, अब समय आ चुका आपका बोलने का। एंट्री किसके बुक में पास करनी है, बोलो। एंट्री पास करनी है बिजनेस के बुक में, इसलिए बिजनेस मैंने लिखा, जो कि बिजनेस इंटाइटी कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है। एंट्री कैसे पास करनी है, डबल एंट्री सिस्टम से पास करनी है। डबल एंट्री सिस्टम से पास करनी है, तो एक मैंने ये लिया देखो, और ये सेम चीज़ मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी सिखाया था आपको। बताइए इसका 2 इफेक्ट कौन कौन सा होगा। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, इसका 2 इफेक्ट होगा। एक तो होगा कैश, और दूसरा होगा कैपिटल।
एक होगा कैश और दूसरा क्या होगा, कैपिटल। एक होगा कैश और दूसरा क्या होगा बच्चे, कैपिटल। मान गए जी? यस सर। तो सर ये बताइए, कैश होगा, कैसे पता चला आपको? अरे देखो तो सही, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस के बुक में तो कैश ही आएगा ना। और दिनेश कौन है, बिजनेसमैन है। तो आप जानते हैं बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हम, उसके बदले में क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। अब एक और चीज़, कैश कौन सा अकाउंट है, जल्दी बताइए। कैश है सर रियल अकाउंट। कितनी गलत बात है, गलत बात नहीं बोल सकते आप। कैश नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जान नहीं होती है। बस ये समझ लो गवर्नमेंट ने कह रखा है, आरबीआई ने कह रखा है, इसकी वैल्यू है तो वैल्यू है। अगर किसी के पास मान लो पुराने नोट हैं, जो 2016 से पहले अगर जो नोट थे वो नोट होंगे, तो उस नोट की आज क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। उसको आग में जला भी सकते हो आप, कि कोई वैल्यू नहीं है। तो नोट की तब तक वैल्यू होती है जब तक गवर्नमेंट उसको बैक करती है, तो इसलिए उसका वैल्यू है। लेकिन अल्टीमेटली है क्या चीज़, हो नॉन लिविंग थिंग्स है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के रूल्स क्या थे, याद आ गया है तो बताइए जल्दी से। रूल्स थे, कम सीन क्या करते थे हम लोग, डेबिट, और गोज आउट क्या करते थे, क्रेडिट। तो सर इस चैप्टर में यही होने वाला है। यस, यहाँ तक तो यही होने वाला है। बाद में एक एंट्री उसमें डाल देंगे हम, जनरल एंट्री। तो अगर इससे तो मैं कहा जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ढंग से आता है वो चैप्टर कर सकता है बड़े आराम से। तो कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, बताइए एक्चुअली हुआ क्या बिजनेस में, एक्चुअली हुआ क्या, कम्स इन या गोज आउट, बोलो ना। एक्चुअली क्या हुआ, कम्स इन हुआ। कम्स इन हुआ तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। एक्चुअली हुआ क्या, कम्स इन हुआ, डेबिट करोगे। अब आप ये बताइए यहाँ क्या हुआ है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, बोलो ना। कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट सर, याद है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर क्या ज़रूरत है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट बोल दिए तो काफ़ी नहीं हो गया? यस काफ़ी हो गया, लेकिन क्यों? अगर आप पढ़ते हो तो सब कुछ पढ़ो ना। मैं कभी पूछ सकता हूँ, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। कौन है बिजनेसमैन, दिनेश है। ठीक है सर। अब बताइए पर्सनल अकाउंट के क्या रूल थे, इसके रूल थे गिवर, और क्या थे, रिसीवर। गिवर को क्या करते थे, क्रेडिट, रिसीवर क्या करते थे, डेबिट। यहाँ पे दिनेश क्या कर रहा है, बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो बिजनेस के लिए कौन हो गया हो, गिवर या रिसीवर, जल्दी बोलो। बिजनेस के लिए कौन हो गया हो, बिजनेस के लिए गिवर हो गया। बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो अगर बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के लिए कौन हो गया हो, वो गिवर हो गया। तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ये हो गया डेबिट और ये क्या हो गया, क्रेडिट। यहाँ तक की बातें तो मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सिखा दी थी। अब जन एंट्री में देखो क्या करते हैं, इसका एंट्री पास करेंगे। कैसे सर, ये एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, उसी से आपको पास करना है। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश लिखेंगे ऐसे A/C लिखेंगे। ये एक सिस्टम है, इसी सिस्टम से आपको चलना है। फिर करेंगे डॉट 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 डॉट, और डॉट कर दो। यहाँ लिखेंगे डेबिट, DR डॉट। डेबिट को DR क्यों लिखते हैं, ये बातें भी मैंने क्लास में समझा रखी है आपको। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप लेंगे, ऐसे ऐसे गैप लेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2, और 2 के बाद क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, और इसके सामने लिख देंगे कितना अमाउंट है, 1,50,000, और इसको थोड़ा दूर करके लिखेंगे 1,50,000। ऐसे लिखेंगे 2 कॉलम में आ जाए, 2 अलग अलग कॉलम में आए। मैंने कहा ना अभी प्रॉपर फॉर्मेट बताना मुझे बाकी है, बताऊंगा फॉर्मेट, अगली क्लास समझाऊंगा। देख लो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट का और ये हो जाएगा क्रेडिट का। इस तरह से लाइन बनेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये ऐसा क्यों, सर ये एक सिस्टम है। अकाउंटेंसी एक, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑल्सो, याद होगा आपको मैंने कहा था, एक आर्ट भी है, प्रेजेंट करने का एक तरीका भी है। सिर्फ इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें प्रेजेंट करने का तरीका भी है। तो आपको इस तरह से करना है। लेकिन कोई भी प्रेजेंटेशन होता है क्यों होता है, आपकी और हमारी सहूलियत के लिए होता है। अगर मान लो ये अमाउंट भी यहीं पे लिख दी जाती तो ढेर सारे एंट्री जब हम पास करते तो हम समझ ही नहीं पाते कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। कई बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करते सर
कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखते हैं जैसे कैश अकाउंट लिखा ना, ऐसे यहाँ क्या लिख दें, कैपिटल अकाउंट डॉट 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 क्या कर दें, क्रेडिट, और लिख दें ऐसे ही। जरूरत क्या है ताम झाम करने का? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये ताम झाम क्यों होता है? कोई भी चीज़ क्यों करते हैं हम? उससे हमको फ़ायदा हो, हमको सहूलियत हो, हमको आराम मिले, मेरा काम स्मूथली हो जाए। सर इसमें क्यों नहीं स्मूथली होगा? भाई जब दो ही एंट्री है आपके सामने, दो ही चीज़ दिख रहा है तो आसान लगेगा। ऐसे हज़ारों एंट्री जब पास करोगे ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए इसके लिए क्या किया गया है, एक सेपरेट कॉलम दे दिया गया है 1,50,000 की। और क्या किया गया है, इसमें थोड़ी डिस्टेंस रखी गई है, नहीं डिस्टेंस रखी जाती तो आप पहचान ही नहीं पाते। यहाँ लिखा गया है, इसको यहाँ से शुरू किया गया है, इसको यहाँ से शुरू किया गया है, डिस्टेंस। और यहाँ क्या लिखा गया, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया सर। और क्या करेंगे, और यहाँ पे इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, चलो एक चीज़ बताओ, ये तो मैंने डेबिट बता दिया, क्रेडिट बता दिया। यहाँ पे ना जान दो, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं, क्रेडिट के सामने क्रेडिट नहीं लिखते हैं। चलो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ तो डेबिट लिखा मैंने, यहाँ क्रेडिट नहीं लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस। समझ गए? ये जो कॉलम बनेगा ना, ये ट्रांजैक्शन कॉलम बनेगा, ट्रांजैक्शन का, इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, या उसको पर्टिकुलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पर्टिकुलर्स। चलो ना फॉर्मेट छोड़ दो, भी फॉर्मेट की बात आगे करेंगे, फॉर्मेट छोड़ दो। बस ये समझ लो आप कि आप ये समझ गए कि कैश अकाउंट को यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे, और कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, तब करेंगे। मतलब ये ऐसा एंगल रखेंगे इसके ऊपर, ऐसा ऐसा एंगल रखेंगे, सो दैट कि दोनों डिस्टिंक्ट हो पाए, दोनों अलग अलग हो पाए, दोनों को बड़ा इजीली क्या किया जा सके, रिकॉग्नाइज किया जा सके। और यहाँ भी ऐसा एंगल रखेंगे, देखो ना, एंगल रखेंगे, करते करते आपको हो जाएगा। यहाँ पे डेबिट तो रखेंगे, लेकिन इसके सामने डेबिट नहीं लिखेंगे, रादर इसके पीछे क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। और ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसको आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका बाद ये भी होता है, कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंगली क्रेडिट किसको मिल रहा है, कैपिटल को मिल रहा है। बात इतनी सी नहीं होती है, यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता है, उसको नरेशन बोलते हैं। क्या लिखना पड़ता है? बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय दिनेश बाय ₹1,50,000। आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे वही लाइन लगभग डाल दी है जो लाइन सवाल में है, कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,50,000 कैश। मैं कहूँगा ऑफकोर्स आपने बिल्कुल सही समझा है, जो लाइन सवाल में है ऑलमोस्ट वही लाइन मैंने क्या कर दी, यहाँ पे लिख दी। और आपको यही करना है। इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नरेशन। नरेट किया मैंने, नरेशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, नरेशन करना, किसी चीज़ को नैरेट करना और बढ़िया से डिस्क्लोज करना, एक्सप्लेन करना बाय वर्ड्स एंड बाय सेंटेंसेस। तो मैंने इसको नैरेट कर दिया। क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? देखो, अगर कोई इंसान सिर्फ ये जर्नल एंट्री पढ़ेगा ना, तो ये समझ नहीं पाएगा कि ये एंट्री हुआ क्यों है। कैश अकाउंट टू कैपिटल, ठीक है भाई, लेकिन हुआ कैसे? लेकिन जब वो नरेशन पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि दिनेश नाम का एक बिजनेसमैन है, उसने अपने कैपिटल 1,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्लैरिटी आ जाती है, सब बातें सही तरीके से समझ में आ जाता है। और जानते हो अकाउंटिंग का मकसद यही होता है कि सारा फैक्ट्स क्या हो, फुली डिस्क्लोज हो, जिसको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलते हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको। फुली डिस्क्लोज हो, हर जानकारी सही से आपके सामने में है। तो सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने से नहीं होगा, उसका नरेशन भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और नरेशन तो सिंपली सवाल का रिपीटेशन होता है। यस सर। देखो ना, किसी बच्चे को जो बिल्कुल बिल्कुल नया है, उसको समझाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है जी, आइए इसका सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, देखो, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। बैंक अकाउंट ओपन किया है, ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन करो।
कैसे? 1 लाख रुपीज़ जमा करो इन कैश, 1 लाख जमा करो इन कैश, ओपन द बैंक अकाउंट 1 लाख इन कैश। ओपन द बैंक अकाउंट 1 लाख इन कैश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा बताइए? सेम वही ट्रीटमेंट है। पहले तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा सर, हर एंट्री को ऐसे करना पड़ेगा। ये आंसर का पार्ट नहीं है बच्चे, आंसर का पार्ट तो सिर्फ यही है जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ देखो, ये आपको ऐसे घेरना नहीं, मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, यही आंसर है। तो फिर सर ये क्या किया? ये तो हमने दिमाग लगाया, आपको भी लगाना है समझने के लिए। मेरी तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको एक तरीका सिखाया है। सर तो तरीका तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपने ट्रेडिशनल तरीके से स्टार्ट कर दिया, आप इसमें मॉडर्न तरीका भी ले सकते थे, ऑफ कोर्स ले सकते थे। चलो लेता हूँ मॉडर्न तरीका। देखो, ओपन ए बैंक अकाउंट, क्या होगा? यहाँ होगा 2 ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ भी उसमें भी डिसाइड करने पड़ेंगे। यहाँ हो गया बैंक, और यहाँ क्या हो गया? कैश, बैंक एंड कैश। 2 ट्रांजेक्शन्स तो मॉडर्न लो कि कोई भी लो, देखना ही पड़ेगा। अब मॉडर्न तरीके से क्या करेंगे? बैंक है, देखेंगे बैंक इंक्रीज कर रहा है क्या? यस, जब आप अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में जाके पैसा जमा करेंगे। जब आप अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में जाके पैसा जमा करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक इंक्रीज करेगा, और आपके पॉकेट से क्या होगा? कैश जाएगा, तो कैश क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इंक्रीज को हम क्या करते थे, याद है? डेबिट। और डिक्रीज को क्या करते थे? क्रेडिट। आपको बता दिया था कि बैंक कौन सा क्या चीज़ है? बैंक है एसेट्स, कैश भी क्या है? एसेट्स। और एसेट्स के केस में क्या रूल लगाया था? मैंने ये बातें आपको मॉडर्न अप्रोच से सिखाया, आप चाहो जिस अप्रोच से कर लो, अल्टीमेटली एंट्री तो सेम ही होगा हर जगह, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं कहूँगा कि बुक ने भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो ट्रेडिशनल अप्रोच से किया है, तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच से हर तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मॉडर्न अप्रोच में कभी बार आप फंस भी सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मॉडर्न अप्रोच भी आपके साथ साथ करते चले जाएंगे। मॉडर्न अप्रोच ने क्या कर रखा है? 5 तरीके से एसेट्स, सॉरी, ट्रांजेक्शन्स को बांट रखा है। कौन कौन? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल को एक साथ भी ले सकते हैं आप, लायबिलिटी नाम रख दो तो फिर 4 ही हो जाएगा। एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उनमें सबके साथ ट्रीटमेंट अलग अलग है। पूछो। हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? ठीक है जी, तो मॉडर्न अप्रोच ने 5 टाइप का एसेट बांट रखा है, 5 टाइप के ट्रांजेक्शन्स बना रखे हैं। ये क्या है? बैंक है एसेट्स, कैश भी क्या है? एसेट्स, मॉडर्न अप्रोच से बात करो तो। और एसेट्स में क्या रूल था कि इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ बैंक क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। बैंक क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि अगर आप अपने घर के, अपने बिजनेस के पैसे उठा करके क्या करोगे? बैंक में जमा कर दोगे, तो बिजनेस के पैसे क्या हो गए? कम, और बैंक के पैसे क्या हो गए? ज़्यादा। तो बैंक बैलेंस आपकी बढ़ गई, बैंक बैलेंस बढ़ गई तो एसेट बढ़ गया, डेबिट करेंगे। कैश घट गया, क्रेडिट करेंगे। कैसे एंट्री पास करेंगे? एंट्री पास करने का वही तरीका है, बैंक अकाउंट डॉट 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 डेबिट, थोड़ा सा गैप लेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बैंक के सामने क्या लिखेंगे? 1 लाख, कैश के सामने क्या लिखेंगे? 1 लाख। थोड़ा सा स्पेस देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने गैप दिया है वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे? गैप देके करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी के लिए ऐसा करते हैं। ये हो गया आपको क्या? जर्नल एंट्री। इसमें क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या होता है सर? जो सवाल में लिखा होता है लगभग उसी को रिपीट कर देते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बीइंग से। बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड बाय कैश ₹1 लाख, दैट्स इट। मज़ा आ गया फिर तो। देखो बच्चे, एक एक सवाल को बड़े आराम से, गंभीरता से करोगे तब आप समझ पाओगे। और जैसे छोटे बच्चों को चलना नहीं सिखाया जाता है, इसी तरीके से मुझे आपको ये चैप्टर समझाना पड़ेगा
क्योंकि अगर ये चैप्टर में आप कमी कर दिए तो पूरी अकाउंटेंसी में आप भूल जाओ, हर जगह क्या होगी आपको समस्या होना तय है, बिल्कुल प्रॉब्लम होना ही होना आपको। इससे टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम लेना उतना टाइम लो। आ जाओ भाई थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या है सर? रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन, सॉरी उसी को अमेरिकन बोलते हैं, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, जिससे करना चाहते हो दोनों से कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई एक तरीका अपना कर नहीं चलोगे तो आप बार बार कंफ्यूज करोगे, इसलिए कोई एक तरीका अपना कर चलो। आज की क्लास में दोनों तरीका से कर देता हूँ सवाल को। आ जाओ। रिसीव्ड लोन 1 लाख फ्रॉम नरेश, आइए जी यहाँ क्या लिखिए, यहाँ लिखिए बिजनेस। डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रिसीव्ड लोन, एक है लोन। किसका लोन है ये? नरेश लोन। नरेश से लोन लिया तो क्या होगा ये? नरेश लोन। और दूसरा क्या है? कैश। अगर आप किसी से लोन लोगे तो क्या होगा? कैश आपके पास आएगा। अगर किसी से आप लोन लोगे तो क्या होगा? कैश आपके पास आएगा। नरेश लोन। किसी से लोन लोगे तो कैश आपके पास क्या होगा? आएगा। भाई लोन लेना बिजनेस के लिए ठीक है, अच्छा है, बिजनेस करना तो लोन लेना ही पड़ेगा, कैश आपके पास आएगा। अब अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करूं तो नरेश लोन कौन सा अकाउंट होगा? भाई नरेश तो नाम से ही क्लियर है, ये पर्सनल अकाउंट होगा। अगर मैं कैश की बात करूं तो ये क्या होगा? ये रियल अकाउंट होगा, क्योंकि कैश नॉन लिविंग एसेट्स है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रूल याद करो। कौन से मेथड से? अगर मैं ट्रेडिशनल से करूं तो रूल क्या था पर्सनल अकाउंट का? गिवर या रिसीवर। गिवर को क्या करते थे? क्रेडिट। रिसीवर को क्या करते थे? डेबिट। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नरेश गिवर है, यहाँ पे नरेश गिवर है, नरेश आपको दे रहा है पैसा। और कैश कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट में क्या रूल था? ये रूल सब अगर याद नहीं है तो याद करते जाओ। कम्स इन एंड गोज आउट। यहाँ क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। अगर इसको मैं किससे पास करने की कोशिश करूँ? मैं पास करूँ मॉडर्न अप्रोच से, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नरेश लोन क्या हो जाएगा? नरेश लोन हो जाएगा लायबिलिटी। कैश क्या हो जाएगा? एसेट। ये रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं मॉडर्न अप्रोच से कर रहा हूँ। लायबिलिटी के बारे में रूल क्या था? रूल था इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। लायबिलिटी का रूल ये था। और रियल अकाउंट, सॉरी रियल छोड़ दो, एसेट्स का क्या रूल था? एसेट इंक्रीज तो डेबिट। वहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन्स थे, 5 टाइप के, उसके रूल अलग अलग थे। याद करो, आप कैसे भूल सकते हो भाई? ये मैं मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा हूँ। वहाँ थे एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। रेवेन्यू इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। अब अगर ये बातें आपको याद नहीं तो आप कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है। तो देखा आपने, अगर मैं अमेरिकन अप्रोच भी लगाता हूँ तो भी ये क्या आ रहा है? डेबिट। ये क्या आ रहा है? क्रेडिट। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच लगाता हूँ तो भी ये क्या आ रहा है? डेबिट। और ये क्या आ रहा है? क्रेडिट। जो भी अप्रोच लगा लो, आना तो वही है, और जन एंट्री पास करने का तरीका तो सेम ही है। अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, समय दीजिए, टाइम दीजिए, एक एक नरेशन पे, एक एक एंट्री पे टाइम दीजिए। जैसे माला गूँथी जाती है ना, वैसे गूँथी आराम आराम से। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2-4 सवाल अगर आराम आराम से करेंगे ना आप, फिर देखना क्या होगा, बड़े मज़े से कोई भी एंट्री पास करना शुरू कर देंगे। इसमें तो खपा दो अपने आप को, पूरी तरह से रगड़ दो अपने आप को। रगड़ना मतलब होता है पूरा इन्वॉल्व कर दो इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर तो अकाउंटेंसी वर्ल्ड के लिए चैप्टर क्या है? बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर इसका एंट्री कैसे पास होगा सर? बिल्कुल वैसे ही पास होगा जैसे एंट्री पास करते थे। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, डॉट 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 डी आर। अब जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा मैं थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच होते जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? टू नरेश
नरेश व्हाट? हाँ, लोन अकाउंट। यहाँ कितना अमाउंट है, कितना लोन दिया उसने बच्चे आपको? सॉरी, 1 लाख लोन दिया है और 1 लाख दिया। ये आपने क्या किया, ये आपने एंट्री पास कर दी। इसमें क्या करना, नरेशन भी लिखना पड़ेगा आपको। अब देखिए इसमें मैंने 3 तक कर पाया, सिर्फ बहुत बातें समझाना पड़ा, 3 तक कर पाया। 4 5 6 7 8 9 10 11 आप ट्राई कीजिए, बेहद ही आसान है। आप ट्राई कीजिए, बेहद ही आसान है। बिजनेस लिखिए, डबल एंट्री निकालिए, मॉडर्न अप्रोच लगाइए, ट्रेडिशनल लगाइए, आपकी मर्जी है। आराम से कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। खूब सारा मिस्टेक भी कीजिए, खूब सारा मिस्टेक भी कीजिए। मिस्टेक करने से इंसान सीखता है। ठीक है बच्चे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि आप कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आगे की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 ये सब ट्राई करेंगे, आपसे बनेगा, पक्का बनेगा यार। अगर ऐसे 1 1 2 2 4 4 एंट्री मेज से करवाओगे तो फिर कितना टाइम लग जाएगा इसमें। तो कुछ आपको खुद भी करना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वॉट, टीचिंग। होमवर्क देना और बच्चों से करवाना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।